आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर है। उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर हैं। ये है नामी गिरामी। भारतीय आजादी की पहली लड़ाई को 20 साल हो चुके थे। ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति और क्रूरता दोनों चरम पर थी। लोगों को बंधुआ मजदूर बनाया जा रहा था। इसके खिलाफ भारतीय अखबार खुलकर अंग्रेजों की क्रूरता का बखान कर रहे थे। लोगों तक संदेश पहुंच रहा था कि दोस्ती का हाथ बढ़ाकर अंग्रेजों ने भारत की पीठ में छुरा घोंपा है। उन्हीं दिनों वायसराय लॉर्ड लिटन ने एक दमनकारी एक्ट पारित किया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। विदेशी अखबारों को छोड़ भारत के सभी अखबारों पर बैन लग गया। जबरदस्त विरोध हुआ, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी अंग्रेजों ने अपना घमंडी रवैया बरकरार रखा। 2 साल बीत गए। एक रोज वायसराय लॉर्ड लिटन पुणे भ्रमण करने आए। पुणे नगर पालिका के अध्यक्ष वायसराय का भव्य स्वागत करना चाहते थे। उन्होंने स्वागत के लिए 1000 रुपए खर्च करने की इच्छा जाहिर की और पुणे नगर पालिका के सदस्यों के सामने मदद का आग्रह किया। लेकिन लाल पगड़ी, सफेद धोती कुर्ता पहने 50 साल के एक शख्स ने भरी सभा में आपत्ति दर्ज कराई और कहा, मैं लिटन के बजाय इन पैसों को पुणे के गरीबों की शिक्षा में लगाना ज्यादा बेहतर समझता हूं। हम उस व्यक्ति का स्वागत करने की बात कर रहे हैं जिसने हमारे अखबारों को प्रतिबंधित किया ताकि उनके कुकर्म बाहर ना जा सके। यह सुनकर बाकी सदस्यों ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, मगर वो अडिग रहे। वोटिंग का दिन आया। 31 सदस्य वायसराय लिटन के पक्ष में थे और केवल एक व्यक्ति था जिसने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया। पर्चे पर नाम लिखा था ज्योतिराव फुले। नमस्कार, मैं सूरज कुमार हूं। नामी गिरामी में आज कहानी समाज सुधारक ज्योतिराव फुले की। यह 18वीं सदी की शुरुआत थी। पुणे में श्रीमंत पेशवा बाजीराव द्वितीय का प्रभुत्व था। समय ही कुछ ऐसा था कि समाज में जाति भेद गहरा रहा था। सवर्णों के हाथ में शासन था और शूद्र के हाथ में ना जमीन थी, ना दौलत और ना ही ज्ञान। ना स्कूल में उनके लिए जगह थी, ना ही दफ्तरों में कोई उन्हें पूछता। उन्हें अछूत पुकारा जाता। वो अपनी पीठ पर पेड़ के पत्ते बांध कर चलते ताकि उनकी परछाई से दूषित सड़क पवित्र हो जाए। इसी अमानवीय भेदभाव के बीच ज्योतिराव फुले के पिता गोविंदराव फुले ने हिम्मत करके स्कूल में उनका दाखिला कराया। हल्ला हो गया। शूद्र ने अपने बेटे को पाठशाला भेज दिया। दबाव इतना बढ़ा कि उन्हें ज्योतिराव का नाम स्कूल से हटवाना पड़ गया। अब वो भी अपने पिता संग माली का काम करने लगे। और तभी एक घटना घटी। उनके एक ब्राह्मण मित्र ने ज्योतिराव को अपने घर शादी में आने का न्योता दिया। तब उनकी उम्र यही कोई 11-12 साल रही होगी। बारात में पहुंचे और दोस्त संग नाचने लगे। इसी क्रम में उनका पैर भीड़ में खड़े एक व्यक्ति को लग गया। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो चीख पड़ा, यह शूद्र अछूत हमारी शादी में क्या कर रहा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की और हमारे संग नाचने की? हर कोई नाक भौं सिकोड़े ज्योतिबा को घूरे जा रहा था। तभी किसी ने लाठी से उन पर वार कर दिया। वो नीचे गिर गए। पास खड़े कुछ लोग मदद के लिए आगे आए तो लोगों ने उनका हाथ पकड़कर कहा, पाप के भागी क्यों बनना चाह रहे हो? आगे बढ़ो, इसे यहीं पड़े रहने दो। यह घटना 11 साल के ज्योतिबा के लिए निर्णायक साबित हुई। वो बिलखते हुए घर आए। पिता को सारी बात बताई तो बोले, ये समाज ऐसा ही है बेटा। हम सालों से यूं ही जीते आए हैं, आगे भी ऐसे ही जीना होगा। इतना सुनना था कि ज्योतिबा उखड़ पड़े और बोले, ये जीवन आपको मंजूर होगा पर मुझे नहीं। मैं पढ़ूंगा और बदलाव भी लाऊंगा, वचन लेता हूं। आगरा में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ सोशल साइंस में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थॉट्स और फिलॉसफी डिपार्टमेंट के हेड प्रोफेसर C.D. नायक बताते हैं, भारतीय समाज जो था वो समाज शास्त्रीय दृष्टि से इतना पिछड़ा था कि वो एक आदमी दूसरे आदमी को भी आदमी नहीं समझता था। इसलिए फुले, क्योंकि वो उच्च वर्णीय नहीं था,
इसलिए उसको शिक्षा का, समृद्धि का, संपत्ति का, गरिमा के साथ जीने का कोई अधिकार नहीं था। इसलिए जैसे ही उच्च वर्णीयों ने देखा कि ये पढ़ना चाहता है, ये हमारी बराबरी करना चाहता है, तब से ही बचपन से विरोध होता गया। उसको माली होने के बावजूद, एक हिंदू होने के बावजूद, हिंदू के द्वारा ही उसे शिक्षा से वंचित करने का बहुत ही समझदारी पूर्वक षड्यंत्र किया गया था। 1944 में ज्योतिराव फुले की जीवनी में धनंजय कीर लिखते हैं कि 1818 में पेशवा के पतन के बाद से ही ब्राह्मणों को अपना वर्चस्व टूटता दिखा। वे जिसे शूद्र कहते, अंग्रेज उनसे पश्चिमी शिक्षा प्राप्त करने की बात करते। इस आचरण ने ब्राह्मणों को उनकी घटती शक्ति का बोध करवाना शुरू कर दिया। वो अंग्रेजों से मुक्ति का रास्ता अपनाने में जुट गए, जिसमें उनका साथ दिया बाजीराव द्वितीय के पुत्र नाना साहेब पेशवा द्वितीय ने। भारतीय समाज में बदलाव ला रहे अंग्रेजों की तरफ दलितों का आकर्षित होना स्वाभाविक था। इसी कड़ी में उन्होंने अंग्रेजों के बनाए स्कूलों में जाना शुरू कर दिया। ज्योतिबा फुले भी इनमें से एक थे। शिक्षा पूरी हुई तो भान हुआ कि उनकी कक्षा में केवल छात्र थे, छात्राएं नहीं। वो अब तक घरों से बाहर निकलने में हिचकिचाती रही हैं। कारण था रूढ़िवाद से ग्रस्त समाज और समाज के तथाकथित ठेकेदार। ज्योतिबा फुले ने यह तस्वीर बदलने की ठान ली। वे अपनी पत्नी सावित्री बाई के पास गए और बोले, सावित्री, मैं बच्चियों के लिए एक पाठशाला खोलना चाहता हूँ जहां तुम भी पढ़ाओगी। सावित्री बाई ये सुनकर अचरज में पड़ गई। उन्होंने जवाब दिया, लेकिन मैं तो पढ़ाना बिल्कुल नहीं जानती। मैं सिखाऊंगा ना। ये कहकर ज्योतिबा बाहर चले गए। अपने कुछ मित्रों संग मिलकर योजना बनाई और अब शुरू हुआ सिलसिला महिलाओं को शिक्षित करने का। जब ये सब हो ही रहा था कि बात फैल गई। ज्योतिराव नीच जाति की महिलाओं के लिए स्कूल खोल रहे हैं। कुछ विरोधी उनके घर पहुंचे और गोविंद राव से बोले, तुम्हारा बेटा कौन सा पाप करने पर तुला है? नीच जाति की बच्चियों के लिए विद्यालय खोल रहा है। तुम लोगों का काम मजदूरी करना है और वही करो, हमारी बराबरी करने की हिम्मत मत करना। गोविंद राव ने तुरंत ज्योतिबा को बुलाया और डपटते हुए बोले, ये जो कुछ हो रहा है ज्योति, उसे बंद करो। लेकिन ज्योतिबा ने इनकार कर दिया। अपने बेटे का हठ देख गोविंद राव का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो गुस्से में बोले, अगर तुम विद्यालय खोलना चाहते हो तो तुम्हें इस वक्त घर छोड़ना होगा। मैं लोगों के ताने नहीं सुन सकता। ज्योतिबा ने घर छोड़ने की बात कबूलते हुए कहा, मुझे मंजूर है। मैं बस बदलाव चाहता हूं, ताकि जो मैंने और आपने झेला है वो कल को कोई दूसरा ना झेले। वो घर छोड़कर चले गए। इस तरह 1848 में छात्राओं के लिए पहला स्कूल पुणे में खुला। लेकिन राह इतनी आसान नहीं थी। सीडी नायक, जो महिला थी उस समय की, वो गुलामों की भी गुलाम थी, मर्द की भी जो है एक सेविका थी। सेविका क्या, वो तो एक मानव ही नहीं थी, वो तो कमोडिटी थी, वस्तु थी, वस्तु। ये स्त्री का आदर्श था उस समय और रहा है। और इसीलिए जब ज्योतिबा ने अपने अनपढ़ पत्नी को बल्कि एक शिक्षिका बनाना चाहा, वो भी प्रथम शिक्षिका इस महान भारत में, तो इतना तूफान, इतनी आंधी फूले पर बरसाई गई और दोनों ने मिलकर अपने गंदे धेले का मार खाते हुए, गोबर का मार खाते हुए, नंगी गंदी गालियां सुनने के बावजूद भी अपने झोली में 2-2, 3-3 साड़ियां भरकर वो ले जाती थी साथ में, ताकि रास्ते में भरने के बाद, रास्ते में दुष्ट लोगों के प्रहार से बचने के बाद वो अपने स्कूल में जाकर बदल सके। विद्या पर सबका अधिकार बता रहे ज्योतिबा पर दबाव बढ़ता जा रहा था। बावजूद इसके उन्होंने 4 सालों में 5 से ज्यादा स्कूल खोले। इनमें से तो कुछ ऐसे भी थे जहां हर वर्ग के बच्चे पढ़ने आते। आलम यह हुआ कि छात्रों से ज्यादा दाखिले स्कूलों में छात्राओं ने लेने शुरू कर दिए। इन्हीं दिनों हैदराबाद के निजाम और नाना साहब पेशवा ने अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लेने की ठानी और युद्ध का ऐलान कर दिया। पूर्वोत्तर भारत अंग्रेजों के खिलाफ लामबंद हो रहा था। इस घटना ने ज्योतिबा को चिंता में डाल दिया। उन्हें लगने लगा कि अगर ये लड़ाई अंग्रेज हार गए तो पूना में एक मर्तबा फिर से पेशवा का शासन आ जाएगा, जहां गैर सवर्णों के लिए कोई जगह नहीं होगी। उन्होंने तय किया कि वो ना तो पेशवा का समर्थन करेंगे और ना ही अंग्रेजों के कहने पर कोई हथियार उठाएंगे। उन्होंने अपना भविष्य नसीब के हवाले कर दिया था।
फिर एक रोज खबर मिली कि बंगाल में अंग्रेजों ने आंदोलन कुचल दिया और ये स्थिति हैदराबाद और पूना की भी होने वाली थी। अंदाजा 100% ठीक निकला। आजादी की पहली लड़ाई को कुचल दिया गया। इस खबर से एक ओर जहां पूरा देश शोक में डूबा था, वहीं ज्योतिबा को राहत मिली कि उनकी मुहिम आगे भी जारी रहेगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के असिस्टेंट प्रोफेसर परवेज आलम बताते हैं, फूले ब्रिटिश नीतियों के मुखर आलोचक थे और उन्होंने अपनी संस्कृति और मूल्यों को भारतीय समाज पर थोपने के ब्रिटिश प्रयासों का भी विरोध किया। ब्रिटिश सरकार के विरोध और उत्पीड़न का सामना करने के बावजूद फूले ने औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन की दिशा में काम करना भी जारी रखा। चूंकि वो मुखर विरोधी थे औपनिवेशिक शासकों के, लेकिन फूले की जिंदगी में कुछ ऐसी हादसात हुए जैसा कि फूले को खुद स्कूल से निकाल दिया गया था। जब अंग्रेजी स्कूल, जिसमें स्कॉटिश मिशनरी स्कूल में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, तो उनका एक झुकाव ब्रिटिश राज के तमाम ऐसी वैचारिक बातों पर भी था जिसमें सबको बराबर का शिक्षा मिले। महिला शिक्षा के काम उस वक्त कुछ लोगों को चुभ रहे थे। वो बार बार फुले दंपति को कभी इस तरह तो कभी उस तरह परेशान करते। एक रोज ज्योतिबा अपने किसी परिजन के यहाँ बैठे थे। मालूम चला कि पड़ोस में एक विधवा गर्भवती है, उसे अछूत करार दिया गया है, उसके साय से भी लोग दूर रहते हैं। इसने ज्योतिबा को झकझोर दिया। वो सोचने लगे कि किसी महिला को अछूत बनाने के लिए क्या उसका विधवा होना भी काफी है। वो वहां से उठे और सावित्री बाई से बोले, सावित्री, हमें संतान का सुख नहीं मिला, लेकिन हमें संतान पालने का सुख जरूर मिलेगा। कुछ रोज बाद शहरों कस्बों में विज्ञापन छापे गए। विधवा कल्याण के लिए बनाया गया आश्रम, आप सबका स्वागत है। इस इश्तिहार ने एक मर्तबा फिर अगड़े तबके में उबाल ला दिया। गांव गांव तक खबर फैल गई। कहा जाने लगा कि उस ज्योतिबा ने एक और पाप कर दिया, विधवाओं के लिए आश्रम खोल दिया है। पता नहीं और कौन कौन से पाप का हमें भोगी बनाएगा। घर से निकाली गईं प्रताड़ित विधवाएं अब आश्रम आने लगी। सवर्णों के सताए ज्योतिबा सवर्ण महिलाओं का भी उद्धार करने लगे। आश्रम में हर बच्चे को फुले दंपति अपने बच्चे की तरह प्यार देते। कुछ ही महीने में आश्रम की कीर्ति दूर दराज के इलाकों तक फैल गई। सावित्री बाई ने ज्योतिबा से आग्रह किया कि उन्हें सवर्ण महिलाओं को भी काम में भागीदार बनाना चाहिए, मगर ज्योतिबा ने इनकार कर दिया और कहा, हम सवर्ण महिलाओं की सेवा जरूर करेंगे, लेकिन उनसे सेवा नहीं लेंगे। मैंने स्कूल चलाते वक्त इस बात का अनुभव किया है कि सवर्ण अपने घरों के लोगों का हमारे साथ काम करना बर्दाश्त नहीं कर पाते। ज्योतिबा का साथ देती आ रही सावित्री बाई के लिए एक वक्त ऐसा भी आया था जब ससुराल वाले उनके खिलाफ हो गए और संतान ना होने की वजह उन्हें बताने लगे। आज तक रेडियो में हमारी साथी खुशबू बताती हैं, ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले को संतान नहीं हो रही थी, तो जाहिर सी बात है जैसा कि होता है घर में उनके वंश को लेकर लोग चिंतित हो गए। एक रोज़ उन्होंने ज्योतिबा को बुलाया और बोले कि वे दूसरी शादी कर ले, क्योंकि सावित्री बाई से उन्हें संतान का सुख तो नहीं मिलने वाला। अभी आज से करीब 150 साल पहले की बात है। उस वक्त ज्योतिबा ने अपने परिजनों से कहा था कि संतान के सुख के लिए सिर्फ सावित्री को दोष नहीं दिया जा सकता है, मैं भी तो उसका हकदार हो सकता हूँ। ज़रूरी ये नहीं कि महिला के कारण ही संतान से हम वंचित रहे, पुरुष में भी तो कोई रोग हो सकता है जिसकी वजह से दोनों को संतान ना हो रहा हो। तो उन्होंने ये कहा कि अगर मुझे वो रोग हुआ और मैंने दूसरी शादी कर ली, जैसा कि लोग कह रहे हैं करने को, और संतान की प्राप्ति फिर भी ना हुई तो इसके बाद उन्होंने कहा कि वो सावित्री के साथ खुश हैं और केवल वही उनकी पत्नी रहेंगी। ज्योतिबा के जीवन में ऐसा मौका भी आया जब पिछड़ों के साथ साथ उन्होंने गरीब किसानों के हक में भी आवाज उठाई। ज्योतिबा फुले के एक दोस्त थे, हरिरावजी चिपलूणकर। उन्होंने ब्रिटिश राजकुमार और उनकी पत्नी के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया। ब्रिटिश राजकुमार महारानी विक्टोरिया के पोते थे। कार्यक्रम में ज्योतिबा फुले भी पहुंचे। उन्होंने किसानों जैसे कपड़े पहन रखे थे ताकि उनकी भाषा में ही वो किसानों का दर्द बयां कर सके। उन्होंने मौके पर मौजूद गणमान्य हस्तियों को चिताते हुए कहा कि ये जो धनाढ्य लोग हैं वे भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। अगर राजकुमार वाकई में भारतीय प्रजा की स्थिति जानना चाहते हैं तो वो आसपास के गांवों का दौरा करें। उन्होंने राजकुमार को उन शहरों में भी घूमने का सुझाव दिया जहां वे लोग रहते हैं जिनको अछूत समझा जाता है,
जिनके हाथ का पानी पीने, खाना खाने, जिसके साथ खड़े होने पर लोग खुद को अपवित्र मानने लगते हैं। उन्होंने राजकुमार से आग्रह किया कि वो उनके संदेश को महारानी विक्टोरिया तक पहुंचा दें और गरीब लोगों को उचित शिक्षा मुहैया करवाने का बंदोबस्त करें। ज्योतिबा खुद को शिवाजी से प्रेरित बताते थे। वो ये दावा करते कि शिवाजी भी शूद्र थे और वो अपनी प्रजा के लिए हमेशा खड़े रहे, जो कि एक राजा का धर्म है। खुद भी वो ताउम्र इसी धर्म का पालन करते रहे। भीमराव अंबेडकर जिन लोगों से प्रेरित थे, उनमें एक नाम ज्योतिबा फुले का भी था। परवेज आलम। फूले जो ब्राह्मणवादी जो विचारधारा थी, उसके ऊपर प्रहार भाषणों के जरिए और अपने कृत्यों के जरिए किया करते थे। लेकिन फूले के ऊपर जो है तमाम तरीके के जानलेवा हमले भी करवाए गए। एक वक्त की बात है कि फूले रात में सो रहे थे, उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ और उनको मारने वाले जो 2 तलवारधारी जो शूद्र थे, फूलों ने कहा कि अगर मेरी मौत से तुमको फायदा हो सकता है तो बेशक तुम्हें मारो। और खास करके जब वो लोग जिनके हाथों में मैं मरना पसंद करूंगा, जिनके बच्चों को मैं पढ़ाना लिखाना चाहता हूँ। और फूले का ये करिश्माई एक तरीके से बातें थी जो लोगों को अपनी तरफ सम्मोहित कर लेती थी, अट्रैक्ट कर लेती थी। जो 2 तलवारधारी थे, उन्होंने अपनी तलवार फेंक करके और फूले को अपना गुरु मान लिया। ज्योतिबा एक ऐसे वक्त में दबे पिछड़े लोगों की आवाज बने जब कोई नाइंसाफी पर बोलने को तैयार नहीं था। हर विपत्ति के बावजूद वो समाज के ठेकेदारों से भिड़ते रहे और उनके साथ खड़े रहे, जिन्हें हाशिए के लोग कहा गया। उम्मीद है आपको आज का ये नामी गिरामी पसंद आया होगा। कोई सुझाव हो, शिकायत हो, जरूर बताइएगा, हमें इंतजार रहता है। पता वही है, radio@aajtak.com। इस एपिसोड के लिए साउंड मिक्सिंग की है नितिन रावत ने। मैं सूरज कुमार हूं, अब आपसे इजाजत चाहूंगा। शुक्रिया।